दिन भर की भाग दौड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर ही आराम करने लगा मैं। आराम करते हुए दिन भर की चिंता और थोड़े समय के सुकून के बीच ऐसा धुंध हुआ कि सुकून ने चिंता को पटखनी दे दी। इतने में ही ट्रेन भी आ गई। अचानक जोर का कोलाहल सुनाई दिया। मैंने भी उत्सुकतावश उधर कदम बढ़ाए। भीड़ वहां जरा सी ही देर में इतनी जमा हो गई थी जैसे मुफ्त का खाना बट रहा हो। भीड़ में सभी के मुंह से अलग अलग बातें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था क्या हुआ, कोई कह रहा था कौन है ये, कोई जानता है क्या इसे। मुझे ये टिप्पणियां कुछ खासी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वहां जितने मुंह थे उससे ज्यादा बातें बनाई जा रही थी। बस मोटे तौर पर यह समझ में आया कि कोई दुर्घटना या किसी समस्या का शिकार हुआ है। मैंने काफी मशक्कत के बाद भीड़ में से निकलकर मौके का जायजा लिया। मैंने देखा भीड़ एक बूढ़े शख्स को घेर कर खड़ी थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने और विलाप करने के कारण मैंने जानने की कोशिश की पर किसी ने भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो तब दे दे जब किसी को कुछ पता होता। सब तमाशबीन की तरह तमाशा देखने वाले थे, जिनमें से एक मैं भी था। तभी किसी की सूचना पाकर रेलवे की पुलिस आरपीएफ वहां आ पहुंची। उन्होंने आकर पहले मौके का मुआयना किया, फिर बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछा, बाबा क्या बात है, किस लिए रो रहे हो। कुछ समय के लिए वहां खामोशी छा गई। सब उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। इसी बीच खामोशी को चीरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज निकली, जिसने सभी के सवालों का एक साथ जवाब दे दिया। उसने कहा, मेरा बेटा और बहू नहीं मिल रहे हैं। करीब 1 घंटा हो गया। वो मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। रेलवे पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उनके बेटे का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। उनका बेटा मिला या नहीं ये जाने बगैर मैं अपनी ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन जो रुकी हुई थी वो भी चलने के लिए सीटी देने लगी थी। मैं ट्रेन में चढ़कर अपने घर को रवाना हो गया। शाम गुजर गई और रात का खाना खाकर मैं, मेरी प्यारी पत्नी और हमारा नटखट चुन्नू घर के बगीचे में बैठ गए। मेरी शादी को 7 साल पूरे हो चुके थे। मेरे एक बेटा ही था जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। उसका नाम मैंने अपने बचपन के नाम पर ही चुन्नू रखा था। अक्सर जो मुझे इस नाम से जानते थे वो उसे छोटा चुन्नू बुलाते थे। वो शरारतों का बेताज बादशाह था। उसकी उम्र 4 साल की थी। उसके सवाल जवाब का कोई समझ नहीं पता था। उसके साथ मस्ती करके मेरी सारी दिमागी थकान दूर हो जाती थी। मगर आज शायद वो दिन भर की शरारत भरी थकान के कारण बगीचे की नरम घास पर ही सो गया। उसकी माँ उसे अंदर लेकर गई और सुला दिया। मुझसे कहा कि आप भी आकर सो जाइए। मैंने उत्तर देते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा कि जल्दी आ जाना, वरना फिर देर से उठोगे। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ जी, आपके हुक्म का पालन किया जाएगा। अचानक मुझे उसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में ख्याल आया। मैं सोचने लगा, क्या उसका परिवार मिल गया होगा, या कहीं उसका लड़का उसको छोड़कर तो नहीं चला गया, या कहीं और ही कुछ दाल में काला हो। इतनी बातों का उत्तर तो दूसरे दिन ही मिल पाता। अतः सारी मत्था पच्ची को एक बात पर खत्म करके मैं सोने चला गया, और वो बात थी, कल का कल पता लगेगा। दूसरे दिन काम पर गया। उस स्टेशन से गुजरते हुए मैंने किसी बात की जानकारी लेना उचित नहीं समझा, पर जब काम समाप्त कर वापस उसी स्टेशन पर रुका तो मैंने उसके बारे में जानकारी ली, और मेरी दूसरी वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई, जो थी उसके लड़के ने उसे वहां छोड़ दिया और भाग गया था। ये जानकारी मुझे वहां के एक कुली से प्राप्त हुई। उसने ये भी बताया कि उसे वृद्ध आश्रम में ले गए हैं। इतना सुनकर मुझे बहुत आघात लगा। एक पिता जिसने अपने जीवन को अपने बच्चे के लिए निछावर कर दिया हो, वो बुढ़ापे में उसे इस तरह छोड़कर भाग जाए तो उस पर क्या बीतती है, ये तो उस बूढ़े व्यक्ति को पता, या फिर भगवान को। मेरे अंदर फिर से कई सवालों के तूफान उमड़ने लगे। मैं सोच रहा था, क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? क्या मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा? क्या कानून इसके लिए कुछ नहीं करता? मेरे इन सवालों का जवाब तो वक्त ही बेहतर तरीके से देने वाला था। रोज की तरह मैं अपने काम काज में लगकर पिछली सारी बातों को भूल गया। आजकल आदमी की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उसे अपने अलावा ना तो कोई और दिखता और ना ही किसी और का दर्द। बस यही बात मेरे जीवन में भी लागू हो रही थी। मैं अपने और अपनों के लिए बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। मैं जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता, उसको देखकर कुछ पल या दिनों तक सोचता, फिर भूल जाता। ये केवल मेरा ही नहीं, आज हर इंसान का हाल है। पैसा आज
हर इंसान के सुख दुख में सर्वोपरि भूमिका निभाता है, ये 100% सही है। अगर ये कहा जाए कि पैसे के कारण ही आज सुख दुख और समाज में आपकी प्रतिष्ठा निर्धारित होगी, तो ये बात गलत नहीं है। आप में क्या अवगुण और बुराइयां हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, बशर्ते आपके पास पैसा हो, क्योंकि पैसा हर अवगुण और बुराइयों को ढक लेता है। कुछ नहीं, ये मेरी निजी राय हो सकती है, या किसी अति आशावादी के लिए ये राय गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं ना तो अति आशावादी हूँ और ना अति निराशावादी। मेरी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उसने निधि रखा। मेरा परिवार अब पूरा हो चुका था। चुन्नू अपनी बहन से 3 वर्ष बड़ा था, पर पढ़ाई में निधि चुन्नू से आगे थी। समय के घोड़े अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। मेरे जीवन रूपी किताब के पन्ने समय द्वारा लिखे जा रहे थे। निधि बड़ी हो गई थी। सच कहते हैं लोग, बेटियां और लताएं कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी और उसका दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। उसने बैचलर ऑफ साइंस के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। निधि मेरी लाडली थी और चुन्नू महाशय अपनी माँ का लाडला था। निधि की तरफदारी मैं किया करता था, जबकि चुन्नू बिगड़ैल की तरफदारी उसकी माँ करती थी। चुन्नू भी कॉलेज जाने लगा था। वह एक कला वर्ग के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। खर्चों में भी असीम वृद्धि हो गई थी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं समृद्धि की चरम पर था, बस सामान्य जीवन और सामान्य परिवार का मालिक था। चुन्नू वैसे तो खर्चीला नहीं था, पर माँ के लाडले को जब भी पैसे चाहिए होते, वो माँ से ही कहता था। वो बिल्कुल मेरी प्रतिकृति था। मेरा परिवार और मेरी जिंदगी अभी तक सही दिशा और दशा में थे। विधाता की कृपा से खुशियों की कोई कमी नहीं थी। खुशियों में समय कब वे कितना गुजर जाता है इसका पता नहीं लगता, जबकि गम के दिन हमसे काटे नहीं कटते। चुन्नू शरारती और बिगड़ैल होने के बावजूद पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, और करीब 2-3 सालों की तैयारी के बाद उसे सफलता मिल ही गई। उसने कर्मचारी चयन आयोग में द्वितीय श्रेणी लिपि की परीक्षा पास कर ली। किस्मत से उसको अपने जिले के ही एक नगर में पद प्राप्त हुआ। सब खुश थे। खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। अगले कुछ दिनों के बाद ऑफिस जाते हुए मेरे ऑफिस के ही एक मित्र ने मुझसे एक लड़के का जिक्र किया, जो वे निधि के योग्य बता रहा था। मैंने उस लड़के की एक तस्वीर और उसका पता उससे समय निकाल कर ले लिया। इस बात की जानकारी मैंने पहले अपनी अर्धांगिनी को दी। उसने लड़की की तस्वीर देखकर कहा कि एक बार निधि से ही पूछ लो, मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है। मैं निधि के कमरे में गया और कहा, बेटा, एक बात के बारे में तुम्हारी राय जाननी है। उसने कहा, हाँ पापा, बताइए क्या बात है। मैंने संकोचवश कहा, एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, अगर तुम उस लड़के की एक बार तस्वीर देख लेती तो। निधि ने हास्य से लिप्त कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, अच्छा, आप मुझे इस घर से रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं मना ही कर देता हूँ, पर कम से कम एक बार तस्वीर तो देख ले बेटा, क्या पता तुझे भी ठीक लगे। निधि ने कहा, आपको ठीक लगा है तो ठीक ही होगा। निधि तस्वीर देखती है, हाँ ठीक ही है। मुझे निधि के चेहरे पर वह खुशी नजर नहीं आई, इसलिए मैंने उस लड़के के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समय चक्र चलता रहता है। निधि के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर किसी न किसी कारण से वह अस्वीकार कर दिए जाते थे। मैं इस बात से परेशान नहीं था, पर निधि को विदा करके मैं चुन्नू की शादी भी जल्दी ही करना चाहता था। कहते हैं, जिसकी जोड़ी जहां बनी हो, किस्मत वहीं ले जाती है। मैं मेरे करीबी मित्र के एक निमंत्रण पर से परिवार एक विवाह समारोह में गया। वहां पहुंचकर मैं उनके परिवार से मिला। उनके परिवार जितना मिलनसार और खुश मिजाज परिवार मैंने अपनी जिंदगी में शायद ही देखा हो। निधि एक लड़के को बार बार देख रही थी, जो मेरी आंखों से छुप नहीं सका, और मैंने उस लड़के की जानकारी अपने मित्र से ली। उसने कहा, वो लड़का कोई और नहीं, उसका ही छोटा बेटा विशाल है, जो शादी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हमसे नहीं मिल पाया था। उनका बड़ा लड़का शादीशुदा था, उनकी कोई बेटी नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में निधि के लिए उनके छोटे लड़के का हाथ मांग लिया। मेरे मित्र ने कहा, यार मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर अपने लड़के से बात कर इस विषय में बताऊंगा। शादी के समारोह से विदा लेकर हम वापस घर आ गए। मैंने निधि को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सोचा पहले उनकी तरफ से जवाब आ जाए फिर बताता हूँ। 1 सप्ताह बाद ही उनका फोन आया। उन्होंने दोनों बच्चों की आपसी सहमति जानने के लिए उन्हें मिलाने का विचार प्रस्तुत किया। मैं भी उनके विचार से सहमत था, और मैंने उन्हें अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया। ये बात निधि की मां के अलावा
किसी और को नहीं बताई। उनका आगमन हुआ। निधि को पहले तो झटका लगा, पर जब उसने लड़के को देखा तो वह सहज हो गई। मैंने जब निधि को देखा तो उसके चेहरे पर मुझे खुशी झलकती हुई दिखाई दी। मैं भी इस बात से खुश था कि जो उसने सोचा था वो लड़का उसे मिल गया। सभी बातें हो गई और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद सगाई तुरंत कर दी गई। ये बहुत जल्दी तो था, पर समय किसकी चलने देता है। जिस काम का समय जिस वक्त तय हो वो उसी वक्त होता है, चाहे कोई कितने भी प्रयास करे। शादी के लिए लड़के वालों ने 4-5 महीने का समय रखा। मैंने कहा ये थोड़ा जल्दी है, तो मेरे मित्र ने कहा यार तुम परेशान बड़े होते हो, हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। सभी निधि की शादी की तैयारियों में जुट गए। सारे साजो सामान की खरीदारी और सभी शादी से जुड़े कार्यों को चुन्नू और मैंने मिलकर निपटाया। उधर से लड़के वालों ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया, जिससे सभी काम जल्द और सही ढंग से पूरे हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन निधि की शादी थी। वो दुल्हन की लाल जोड़े में मेरी नन्ही परी लग रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं किसी काम के बहाने अकेले में जाकर रोने लगता था, क्योंकि मेरे जिगर का एक टुकड़ा अब किसी और की अमानत बन गया था। निधि की विदाई के समय तो मेरी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मैं फूट फूट कर रोया। निधि की विदा होने के कुछ दिनों तक तो घर इतना खाली लगने लगा कि जैसे मेरे अलावा उसमें कोई रहता ही ना हो। चुन्नू शाम को घर आता था और मैं घर पर रहकर पत्नी के घर के कामों में हाथ बटाता और घर का सामान बाजार से लेकर आता। कई बार निधि को भी आवाज लगाता, फिर याद आता कि वो तो अपने ससुराल है। उसकी आवाज सुनने की लालसा मन में उमड़ पड़ती और उसे फोन करता। बात हो जाने पर मन शांत होता। निधि अपने ससुराल में खुश थी। चुन्नू की शादी भी मैंने धूमधाम से कर दी। उसकी ही पसंद की लड़की से उसका विवाह कर दिया, क्योंकि बहू भी वहीं कार्य करती थी जहां चुन्नू किया करता था। दोनों सरकारी नौकरी में थे तो दोनों में प्यार हो गया, जिसका हमने भी विरोध नहीं किया। चुन्नू की शादी तो करनी ही थी और लड़की भी उसको पसंद ही करनी थी, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं था। लड़की भी अच्छे घर परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसमें संस्कारों की भी कोई कमी नहीं थी। मैं अब बिल्कुल निश्चित और तनाव मुक्त था। समय गुजरता चला जा रहा था। परिवार में सब कुछ अभी तक सामान्य था। जल्दी ही एक तूफान ने मेरी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मेरी पत्नी, जो मेरा अर्ध जीवन थी, मुझे छोड़कर ईश्वर की शरण में चली गई। मेरे लिए उस काल को बयां कर पाना बड़ा कठिन है। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि अब मेरा भी जीवन खत्म हो जाए तो सही है। उसके बिना अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। मैंने अपनी जिंदगी में ईश्वर को सबसे ज्यादा शायद उसी दिन कोसा था। अब ये बात भी मुझे समझ आ गई थी कि जीवन में कभी अति सुख आए तो समझ जाना, क्योंकि उसके बाद दुखों के कठिन रास्ते ही मिलते हैं। अब तो बस जिंदा रहने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी और मैं एक निराशावादी बन गया था। हालांकि मेरे सभी अंगों का संचालन अभी भी सुचारू रूप से बना हुआ था, पर अंदर की भावनाएं और आत्मा सब खत्म हो गई थी। मुझे दिन भी अब अंधेरों की तरह लगने लगे थे, क्योंकि सिर्फ मैं ही घर पर रहता था। शाम को चुन्नू और बहू भी अपने काम से लौट आते। वो मुझसे बातें करते और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मेरे अंधेरे भरे दिन फिर से रोशन हो गए, क्योंकि बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल के कारण बहू को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे पौत्र का नाम हमने वंश रखा। उसके साथ सब खेलते हुए दिन कब निकल जाता पता ही नहीं लगता था। उसकी मुस्कुराहट मुझे चुन्नू के बचपन की याद दिलाती थी। व्यतीत होते हुए समय ने अब मेरे अंगों को जर्जर करना शुरू कर दिया था। मैं शरीर से बेहद परेशान हो चुका था। वंशी अब मुझसे बातें करने आ जाया करता था। मेरे बेटा और बहू के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। निधि भी अब आती थी। उसके एक लड़का एक लड़की थी। दोनों बच्चे आते ही जैसे मेरी दिवाली हो जाती थी। जब तक वो ठहरते मुझे अति आनंद मिलता था। उनके जाने के बाद वही घोड़े और वही मैदान होता। मैं जितना खुश अपनी वयस्क अवस्था में था, उतना ही दुखी अपनी वृद्ध अवस्था में हो गया था। मेरा बेटा चुन्नू अब मुझे बोझ समझने लगा था। वो कई बातें ऐसी कहता था कि मैं उन्हें बाद में सोचकर बहुत रोता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि मुझे जल्दी ही अपनी शरण में ले ले। वंश मुझे भोजन खिलाने के लिए आता था और कई बार मेरे साथ ही भोजन खाने लग जाता। उसी की वजह से मैं भी कुछ निवाले अपने हलक से नीचे उतार लेता था। जब कभी उसे कोई काम होता, ये खेलने का भूत सवार रहता, तो वो भोजन पकड़ा कर निर्देश देकर जाता, दादू खाना पूरा खत्म कर लेना, वरना बात नहीं करूंगा। इस निर्देश को तो मैं वैसे ही पूरा करता, क्योंकि मुझसे बात करने वाला
एक वो ही तो था। जब वो विद्यालय रहता था तो मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सिर्फ दीवारों से ही बातें किया करता था। मुझे वो दिन फिर से याद आ जाते, जिस दिन मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को स्टेशन पर देखा और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चलने लगते। मैं उस घटना को स्मरण कर मैं भी यही सोचने लगता कि कहीं चुन्नू मुझे किसी वृद्ध आश्रम या रेलवे स्टेशन पर तो नहीं छोड़ आएगा। ख्यालों की इसी उधेड़ बुन में भगवान से प्रार्थनाओं का दौर और तेज हो जाता। एक दिन वंश मेरे पास आया और मुझसे कहा, दादू, ये मर क्या होता है? उसके इस अति संवेदनशील सवाल को सुनकर मैंने उत्सुकता वश पूछा, बाबू, ये बात आपको कहाँ से पता लगी? उसने भी सहज शब्दों में कहा, पापा मम्मी से कह रहे थे कि आपका भी कुछ पता नहीं कि आप कब मर जाओ। बाकी सब शब्द तो मुझे समझ में आ गए थे, पर मर समझ में नहीं आया। मैंने सोचा अब इस फूल को क्या समझाऊं कि मैं तो मरने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर कमबख्त मौत है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि बड़ों की बातों को सुनकर किसी को बताया नहीं करते। कुछ दिन बाद चुन्नू मेरे पास आया और मुझसे कहा कि पापा, मैं दफ्तर में रहता हूँ और आपकी बहू भी स्कूल पढ़ाने जा रही है। आपकी रोटी पानी का भी ध्यान नहीं रह पाता है तो। मैंने कहा, कोई वृद्ध आश्रम तलाश कर लिया होगा ना? चुन्नू ने कहा, नहीं पापा, वो बात नहीं। मैंने कहा, कर ले तो, क्योंकि तेरे ऊपर बोझ बन रहा हूँ बेटा मैं तो। उसने कहा, ठीक है, तो आपकी यही इच्छा है तो। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो होना ही था और मैंने भी अब अपने बुरे दिनों से जंग लड़ने की ठान ली थी। मैं ये सोच रहा था कि वंश का अब क्या होगा, उसको क्या जवाब दूंगा। क्या वो मुझसे मिलने आएगा? क्या मैं उसके बिना भोजन भी ग्रहण कर पाऊंगा? इतना सब सोचते हुए मैं फिर से विधाता से मौत की दुआ करने लगा और कहने लगा, अरे ईश्वर, इतना सब दिखाने से अच्छा है तो मुझे मौत ही दे देता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मगर मेरी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बस उस कमरे की चार दीवारें ही थी जिससे मैं अपने हाल बयां कर सकता था। वृद्ध आश्रम जाने के लिए मेरे सारे कागजात पूरे कर लिए गए। मेरे बेटे ने यह काम बड़ी कुशलता से किया, जिसमें मेरी बहू और मेरी लाडली बेटी निधि ने भी पूरा सहयोग दिया। अब मेरे हस्ताक्षर करने भर की देरी थी। मैंने बस एक दिन का समय और मांगा, जो मेरे अपनों ने मुझे दे दिया। उस आखिरी दिन मेरी बड़ी खातिर की गई, जैसे उन्हें मेरे जाने से बड़ा सुकून मिल रहा हो। मैंने वंश को अपने पास बिठाया और उससे कहा, बाबू, दादू से मिलने तो आओगे? उसने कहा, दादू, पर आप जा क्यों रहे हो? मैंने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ बाबू, मैं तो यहीं रहूंगा। थोड़ी दूर पर, जब मन करे जब मिलने आ जाना। वो मुझसे गले लग गया और कहने लगा, दादू आप मत जाओ, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे अश्रु मेरे गालों का आलिंगन कर रहे थे। जल्दी ही अश्रुओं को पहुंचकर मैंने रात का खाना उसके साथ खाया। मैं खाना भी खा रहा था और उसे देखकर रोए भी जा रहा था, पर अपने आंसू उसको दिखने नहीं दे रहा था। बस यही सोच रहा था कि क्या पता ये भोजन उसके साथ क्या मेरा आखिरी भोजन ही हो। वंश ने आज मेरे साथ सोने की ही जिद की, जिस पर उसके माता पिता ने भी कोई मनाही नहीं की। वो मुझसे कहानी सुनते हुए सो गया। वो सोते हुए बड़ा ही प्यारा और आकर्षक लग रहा था। उस रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि उससे बिछड़ने का गम और उसकी प्यारी सूरत ने जैसे मेरी नींद को हवा कर दिया हो। उसको देखता और रोता, फिर देखता फिर रोता। बस विलाप और पीड़ा में रात कब गुजर गई पता नहीं लगा। सुबह अपने हस्ताक्षर कर मैं आश्रम में जाने लगा। मैंने वंश की एक तस्वीर भी ले ली। मैंने सोचा, क्या पता चुन्नू उसे मुझसे मिलाने भी लाए या नहीं। वंश उस दिन अपने विद्यालय जा चुका था। मैं और चुन्नू आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें मुझे सारी गतिविधियों की जानकारी दी। मैंने देखा वहां बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति थे और सभी के चेहरों को देखकर लग रहा था कि सब खुशहाल हैं। ये बात मेरे लिए अच्छी थी। मैंने चुन्नू से वंश को भी कभी कभी मुझे मिलाने के लिए भरपूर आग्रह किया और उसने भी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक तो सब चीजें अजीब सी लगी। कई रातें तो मैंने रोकर और वंश की तस्वीर देखकर ही गुजार दी। किसी ने सही कहा है कि समय हर जख्म पर मरहम लगा देता है। मैं भी अब इस जीवन का आदी हो चुका था। मेरे बहुत से मित्र बन गए थे। चुन्नू भी कुछ पैसे भेज देता था और कुछ पैसे आश्रम को भी दे देता था। वंश भी मुझसे मिलने आता और मेरे साथ बैठकर ही खाना खाता। वो बड़ा हो गया था। मैं वंश को अपने दोस्तों से मिलाता और सभी उसे स्नेह प्रदान करते। आखिर हम बूढ़ों के पास एक प्रेम ही तो था, जिसने हमें जिंदा रहने पर मजबूर कर रखा था।
कई बार मैं घर भी चला जाता था और निधि भी मुझसे मिलने घर ही आ जाया करती थी। अब मुझे उस वृद्ध आदमी की सारी तकलीफों और बेबसी का पता चल चुका था, जो गुजरे हुए जमाने पहले मुझे उस स्टेशन पर मिला था। मैं ये भी पूर्णतः समझ चुका था कि वृद्ध जीवन कैसा होता है। ये बात भी मुझे समझ आ चुकी थी कि वृद्ध आश्रम का जीवन कैसा होता है। और ये तो मुझे काफी पहले ही समझ आ चुका था कि जर्जर हालत में किसी चीज की कोई कदर नहीं होती, चाहे वो इंसान, जानवर, निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। बस तीन बातें अब भी समझ नहीं आ रही थी। पहली, मैंने इतनी मेहनत अपने जीवन में क्या इसी दिन के लिए की थी? दूसरी, क्या बूढ़े व्यक्ति होने पर व्यक्ति को समाज और परिवार में जीने का हक नहीं है, जो उनके अपने उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं? तीसरी, सरकार इस समस्या के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाएगी? इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं आज भी जीवित हूँ, पर मेरे सारे खूनी रिश्ते मेरे हृदय से मर चुके हैं, वंश को छोड़कर। और मेरे बाहरी रिश्ते अब और बेहतर हो गए हैं। शायद ये मेरा पूर्ण जन्म हो, जो इस मतलब के संसार से दूर एक अलग ही दुनिया में हुआ है, जहाँ सबका दर्द और तकलीफ एक जैसी है, जहाँ सब एक दूसरे को देख कर जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।